हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट सीरीज की क्लास नंबर 12 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की संरचना और भौतिक स्वरूप में काफ़ी विविधता पाई जाती है। भारत में लगभग 10.6% क्षेत्र पर पर्वत, 18.5% क्षेत्र पर पहाड़ियाँ, 27.7% क्षेत्र पर पठार और 43.2% क्षेत्र पर विस्तृत मैदान है। अब उसके बाद अगला पॉइंट है, भारत को 4 प्रमुख भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद है उत्तर भारत का विशाल मैदान, उसके बाद है पर्वतीय पठारी भाग और उसके बाद है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। अब हम एक एक करके इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इनमें सबसे पहले हिमालय पर्वत का निर्माण यूरेशियाई प्लेट और इंडिक प्लेट के टकराने से हुआ है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से पहले यह माना जाता था कि हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर में जमे मलबे में दबाव पड़ने से हुआ है। उसके बाद अगला पॉइंट है, हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर से उत्तल तथा तिब्बत की ओर से अवतल हो गई हैं। उसके बाद है, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा जा सकता है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, हिमाद्री या सर्वोच्च या वृद्धि या आंतरिक हिमालय श्रेणी, हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय या उप हिमालय श्रेणी। सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। सबसे पहले है काराकोरम पर्वत श्रेणी। यह भारत की सबसे उत्तरीय पर्वत श्रेणी है। तिब्बत में इसे कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है और इस पर्वत श्रेणी में केटू पर्वत चोटी है जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद है, काराकोरम श्रेणी का प्राचीन नाम कृष्णगिरी है। इस पर्वत श्रेणी के महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं सियाचिन ग्लेशियर, पाल्तोरो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, इस्पर ग्लेशियर। अब उसके बाद है लद्दाख पर्वत श्रेणी। इसके दोनों तरफ नदी बहती है, श्योक नदी तथा सिंधु नदी, और लद्दाख श्रेणी के पास लेह है जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद अगला पॉइंट है, ट्रांस हिमालय वृद्धि हिमालय से सच्चर जोन द्वारा अलग होता है। अब आगे है हिमाद्री या वृद्धि हिमालय। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। और उसके बाद अगला पॉइंट है, माउंट एवरेस्ट को अलग अलग देशों में अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। जैसे कि नेपाल में इसे सागरमाथा कहा जाता है, म्यांमार में इसे अराकानियोमा कहा जाता है और तिब्बत में इसे चोमोलोंगमा कहा जाता है, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। उसके बाद अगला पॉइंट है, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नामचाबर आदि शिखरी इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और इसके अंतर्गत 2 ग्लेशियर आते हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर। अगला पॉइंट है, इस श्रेणी के महत्वपूर्ण दर्रे हैं जोजिला दर्रा, बुरजिल दर्रा, बाराला चाला दर्रा, शिपकिला दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नाथुला आदि। अगला पॉइंट है, वृद्धि हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। उसके बाद है तीसरा, लघु या मध्य हिमालय। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा आदि श्रेणियाँ हैं। वृद्धि एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियाँ मिलती हैं। उसके बाद है, यहाँ अल्पाइन चरागाह हैं जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग यानी कि गुलमर्ग और सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल या प्यार कहा जाता है। अगला पॉइंट है, शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही आते हैं और लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। उसके बाद अगला है, शिवालिक या बाह्य हिमालय। यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक व लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ पाई जाती हैं, जैसे काठमांडू घाटी। पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। और शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। यह दलदली और वर्णाच्छादित क्षेत्र होता है। इसके पश्चिम में सिंधु गार्ज एवं पूर्व में दिहांग गार्ज है। नदी द्वारा पहाड़ों के बीच बनाए गए रास्ते को गार्ज कहा जाता है। अगला पॉइंट है, नदियों के द्वारा हिमालय को 4 मुख्य प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। ये हैं पंजाब हिमालय, सिंधु व सतलज नदियों के मध्य के क्षेत्र को पंजाबी हिमालय कहते हैं। कुमाऊं हिमालय, सतलज एवं काली नदियों के मध्य,
नेपाली हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य है और असम हिमालय तीस्ता एवं दियांग नदियों के मध्य है। उसके बाद हम उत्तर भारत के विशाल मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। इस मैदान की अवस्थिति हिमालय पर्वत श्रेणी और प्रायद्वीपीय भारत के बीच है। हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु आदि तथा प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां जैसे सोन, चंबल आदि के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमा होने से इस मैदान का निर्माण हुआ है। उसके बाद इसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। इस क्षेत्र में नदियों द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी से यहाँ की भूमि उपजाऊ होती है, इसलिए इस क्षेत्र को भारत का अनाज का कटोरा कहा जाता है। अगला पॉइंट है, संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर इसका विभाजन 4 भागों में किया गया, यानी कि उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। वो हैं भाबर, तराई प्रदेश, बांगर और खादर। अब हम सबसे पहले भाबर के बारे में पढ़ेंगे। भाबर प्रदेश शिवालिक के तलहटी में सिंधु नदी से तीस्ता नदी के बीच पाया जाता है। यह एक कंकड़ पत्थर वाला मैदान है। इसका निर्माण हिमालय से नीचे उतरती हुई नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर के विक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख कहा जाता है। उसके बाद भाबर क्षेत्र में पहुंचकर अनेक नदियां भूमिगत हो जाती हैं। अब नेक्स्ट है तराई प्रदेश। इसका विस्तार भाबर के ठीक नीचे है। इस प्रदेश की संरचना बारीक कंकड़ पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से हुई है। यह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ है और इसकी चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। भाबर में लुप्त नदियां तराई प्रदेश में पुनः प्रकट हो जाती हैं। अगला पॉइंट है, समतल होने के कारण नदियों का पानी इधर उधर फैलकर दलदल का निर्माण करता है और यह प्रदेश घने वनों से ढका था, जिसे वर्तमान में काटकर कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है। अब उसके बाद है बांगर। यह प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान है। खादर की तुलना में यह अधिक ऊंचा है। इस प्रदेश में बाढ़ का पानी सामान्यतः नहीं पहुंच पाता है। इस प्रदेश में कंकड़ पत्थरों के कारण असमतल एवं उच्च भूमि बन गई है। इसका स्थानीय नाम भूंड है और यह प्रदेश कृषि के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होता है। उसके बाद है खादर। यह नवीन जलोढ़ के जमा होने से बना है तथा अपेक्षाकृत नीचा प्रदेश है। यहाँ बाढ़ का पानी लगभग प्रतिवर्ष पहुँचता है। इस प्रदेश को कच्छारी प्रदेश या बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। खादर प्रदेश का विस्तार डेल्टा प्रदेश के रूप में हुआ है। इसका उदाहरण गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। उसके बाद यह प्रदेश कृषि के लिए अधिक उपयुक्त है और उत्तर प्रदेश में मिलने वाले खादर को खाद्दा व पंजाब में इसे बेट कहते हैं। अब उसके बाद उच्चावच की दृष्टि से उत्तर के विशाल मैदान को निम्नलिखित विभागों में विभाजित किया गया है। इनमें है पंजाब हरियाणा का मैदान। इस क्षेत्र का विस्तार मुख्यतः सतलज रावी व्यास के बीच का भूभाग है, जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में स्थित है। अब उसके बाद पश्चिम से पूर्व की ओर दोआबों का क्रम। सिंधु झेलम के दोआब को सिंधु सागर दोआब कहा जाता है। झेलम चेनाब के दोआब को छाछ दोआब कहा जाता है। चेनाब और रावी के दोआब को रेचन्ना दोआब कहा जाता है। रावी व्यास का बारी दोआब और व्यास सतलज का विशद दोआब। अब आगे है प्रायद्वीपीय पठारी भाग। इससे पहले हमने उत्तर के पर्वतीय भाग और मैदानी भाग को पढ़ लिया। अब हम प्रायद्वीपीय पठारी भाग के बारे में पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहले है मालवा का पठार। यह पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। मालवा का पठार अरावली पर्वत व विंध्याचल पर्वत के बीच में है। इसके मध्य भाग में से चंबल नदी निकलती है, पूर्वी भाग से बेतवा और पश्चिमी भाग से माई नदी निकलती है। उसके बाद है विंध्याचल का पठार। यह पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह परतदार चट्टानों का बना है और विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। उसके बाद है मैकाल पठार। यह छत्तीसगढ़ में है और मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी तथा दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है। अब नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार। यह पठार झारखंड में फैला हुआ है। रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार सब इसी के अंदर आते हैं और रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है और छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है।
उसके बाद है दक्कन का पठार, यह महाराष्ट्र राज्य में है। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है और यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार को पूर्वी भाग का विदर्भ भी कहा जाता है। इस पठार का आकार त्रिभुजाकार है। इसकी उत्तरी सीमा सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई है। यह पठार पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा पूर्व में पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। उसके बाद अगला है धारवाड़ का पठार। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना हुआ है। इस पठार के पश्चिमी भाग को बाबा बुदन की पहाड़ी तथा इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। उसके बाद है शिलोंग का पठार। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी इसी के अंदर आती हैं और इस पठार में कोयला और लौह अयस्क और चूना पत्थर के भंडार उपलब्ध हैं। अब हम तटीय भाग और द्वीप समूहों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के पूर्वी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल तट कहा गया है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तट को कोलकुंडा तट और गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग को उत्तरी सरकार तट कहा गया है। अब उसके बाद है पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं। पाराद्वीप जो कि ओडिशा में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में, चेन्नई तमिलनाडु में, तूतीकोरिन बंदरगाह भी तमिलनाडु में और इन्नौर बंदरगाह भी तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद है पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून है पुलिकट जो कि चेन्नई में, चिल्का लैगून ओडिशा और कोलेरू आंध्र प्रदेश में। और भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। गुजरात से गोवा तट का तटीय क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है। गोवा से कर्नाटक के मैंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र केंद्रा तट और मैंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। उसके बाद है पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में, मारमागोवा बंदरगाह गोवा में है, मंगलुरु कर्नाटक में है, कोच्चि बंदरगाह केरल में और नाहावा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है। उसके बाद अगला पॉइंट है सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। अब हम द्वीप समूहों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में कुल 1208 द्वीप समूह हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण द्वीप समूह हैं जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ लगभग 572 द्वीप हैं जिनमें से केवल 38 पर ही लोग रहते हैं। अगला पॉइंट है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है लैंडफॉल द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है और इसी द्वीप समूह में नारकोंडम तथा बैरन द्वीप नाम के दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं। नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी है और बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 4 भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहले उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, उसके बाद दक्षिणी अंडमान और उसके बाद है लिटिल अंडमान। उत्तरी अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सेटल पीक उत्तरी अंडमान में ही स्थित है। उसके बाद है मध्य अंडमान। पूरे द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग यही है। दक्षिणी अंडमान। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर यहीं पर स्थित है। उसके बाद है लिटिल अंडमान। दक्षिणी अंडमान व लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास है। अब है निकोबार द्वीप समूह। लिटिल अंडमान के नीचे 10 डिग्री चैनल पड़ता है और उसके बाद निकोबार द्वीप समूह शुरू हो जाता है। निकोबार द्वीप समूह को 3 भागों में बांटा गया है। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। उसके बाद है निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि भारत का भी दक्षिणी बिंदु है, ग्रेट निकोबार में पड़ता है। इसे इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है लक्षद्वीप द्वीप समूह। यह अरब सागर में स्थित है। इसकी राजधानी कावारत्ती है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। इनमें से केवल 11 पर ही आबादी है और एंड्रोट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है और मिनिकोय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। मिनिकोय यह लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप भी है। उसके बाद है अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप समूह है जहाँ पर हवाई अड्डा है और लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित है। उत्तर में अमीनी द्वीप तथा दक्षिण में कन्नानोरे द्वीप। उसके बाद है श्रीहरिकोटा द्वीप। आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के पास स्थित है।
यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। उसके बाद है व्हीलर द्वीप। उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपनी मिसाइल का परीक्षण करता है और वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उसके बाद है पंबोन द्वीप। यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह एडम्स ब्रिज यानी कि राम सेतु का भाग है और इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।